राम राम जी, मेरा नाम मोहित जजोड़िया है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन और ये मेरा +1 का डेमो लेक्चर है और हम एक चैप्टर करेंगे इसमें अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको ये समझना होगा कि अकाउंट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 6 टर्म्स को समझना। इफ यू हैव these 6 terms strong, then accounts is going to be a wonderful subject for you. अब ये जो 6 टर्म्स हैं, अभी फिलहाल लिखने की आपको कुछ भी जरूरत नहीं, आप रजिस्टर चाहे रख सकते हो। अभी फिलहाल सिर्फ समझते जाओ, जब लिखना होगा मैं बताऊंगा। ओके, इन 6 टर्म्स में से जो मेरी सबसे पहली टर्म है समथिंग कॉल्ड एसेट्स, और मेरी दूसरी टर्म है समथिंग कॉल्ड लाइबिलिटी। एसेट्स एंड लाइबिलिटी, पूरी अकाउंट्स इन 6 टर्म्स पे डिपेंडेंट है। इसमें से फर्स्ट टर्म एसेट्स है, सेकंड टर्म लाइबिलिटी। तो देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। देखो, एसेट्स के बेटा कुल मिलाकर 3 मतलब होते हैं। ओके, एसेट्स का सबसे पहला मतलब होता है कैश। कैश का मतलब है पैसा, जो गांधी जी वाले नोट होते हैं। बताओ हमारी कंट्री में कौन कौन सी करेंसी डिनोमिनेशन है? 500 का नोट होता है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा होता है? 200 का, फिर कौन सा होता है? 100 का, फिर 50 का होता है, फिर 20 का, फिर 10 का, फिर 5, फिर 2, फिर 1। ये सबके नोट होते हैं या कॉइन्स होते हैं, छोटे नोट भी होते हैं। तो जितना कैश मेरे घर पे पड़ा हुआ है वो सब मेरे लिए क्या है? एसेट। इज इट ऑल राइट? एसेट का दूसरा मतलब होता है समथिंग कॉल्ड वैल्यूएबल। वैल्यूएबल कोई भी चीज जो वैल्यूएबल है, जैसे मोबाइल जिस पे रिकॉर्डिंग चल रही है, दैट्स अ वैल्यूएबल। ये स्क्रीन जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ये एक वैल्यूएबल है। ये एसी जो चल रहा है, ये वैल्यूएबल है। पीछे लैपटॉप्स पड़े हैं, वो वैल्यूएबल है। गोल्ड वैल्यूएबल है, सिल्वर वैल्यूएबल है, फर्नीचर वैल्यूएबल है। कोई भी चीज जिसकी कुछ वैल्यू है, दैट इज व्हाट? एन एसेट। तो एसेट्स का पहला मतलब बना कैश, दूसरा मतलब क्या बना? वैल्यूएबल। एसेट्स का तीसरा मतलब है समथिंग कॉल्ड, यू नो, इन दिस वर्ड दिस बी इज साइलेंट, तो ये वर्ड क्या बना? डेटर, नॉट डेप्टर। ये क्या बना? डेटर। बी इज साइलेंट। तो ये डेटर क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक बात समझाना चाहता हूं। मेरी एक बात ध्यान से समझना। अभी डेटर को साइड रखते हैं। सपोज मैंने ईशान से 10 रुपए लेने हैं, ठीक है? तो मैं अपनी बात को 2 तरीकों से कह सकता हूं। मैं एक तो ऐसे कह सकता हूं, आई हैव टू रिसीव ₹10 फ्रॉम ईशान। पहला तरीका ये कहने का, सही है। एक और लैंग्वेज में मैं अपनी बात कह सकता हूं। दूसरी लैंग्वेज है, ईशान हैज टू पे ₹10 टू मी। दोनों बातों का मतलब तो एक ही है। आई हैव टू रिसीव ₹10 फ्रॉम ईशान और ईशान हैज टू पे ₹10 टू मी। इट इज वन एंड द सेम थिंग। देयर इज नो डिफरेंस इन दीज टू लाइन्स। बट एक बात याद रखना, अकाउंट्स में कभी भी ये वाली लैंग्वेज नहीं चलेगी। अकाउंट्स में कौन सी लैंग्वेज चलेगी? व्हाट आई हैव टू डू इज इंपॉर्टेंट, व्हाट अनदर पर्सन हैज टू डू इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। दूसरे बंदे ने क्या करना है वो उस पर छोड़ो। कोई भी चीज देखो, वो किसके व्यू पॉइंट से देखो? अपने खुद के व्यू पॉइंट से। तो आप कोई भी लैंग्वेज लिखोगे अकाउंट्स में, जब ट्रांजैक्शंस लिखोगे, तो पहला वर्ड हमेशा क्या लिखोगे? आई। व्हाट आई हैव टू डू। दूसरे बंदे ने क्या करना है, दैट डजंट मैटर टू मी। इज इट ओके? तो आओ जरा, मैंने टोटल कितनी टर्म्स बोली थी आपको जिस पे आपको फोकस करना है? 6 टर्म्स। 6 टर्म्स में से मेरा सबसे पहला टर्म क्या था? एसेट्स। एसेट्स के 3 मतलब है। पहला मतलब है कैश, दूसरा मतलब है एनीथिंग दैट इज वैल्यूएबल। एसेट्स का तीसरा और आखिरी मतलब है डेटर। डेटर है ना बेटा, जीते जागते लोग होते, दे आर पर्सन्स। कौन से पर्सन्स? अकाउंट्स में ना तो आप पास्ट की बात करोगे ना प्रेजेंट की बात करोगे। फिलहाल आप इन दोनों की बात नहीं करोगे। किसकी बात करोगे फिर? फ्यूचर। तीन ही टेंसेस हैं। डेटर उन लोगों को कहा जाता है जिनसे फ्यूचर में लैंग्वेज कौन सी चलने वाली थी? मैंने क्या करना है, दूसरे बंदे ने क्या करना है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हर वो बंदा जिससे फ्यूचर में आई हैव टू रिसीव मनी, हर वो बंदा जिससे मैंने पैसे लेने, दैट पर्सन बिकम्स माई डेटर। इज इट ऑल राइट? तो एसेट्स के कितने मतलब बने? 3। पहला क्या? कैश, दूसरा क्या? वैल्यूएबल्स, तीसरा क्या?
डेटर किन लोगों को कहा जाता है? जिनसे, ये 3 अल्फाबेट्स याद रखना, FIR, क्या बोला मैंने? FIR, फ्यूचर आई रिसीव। हर वो बंदा जिससे मैंने पैसे लेने, दैट पर्सन इज माई डेटर एंड डेटर्स आर एसेट्स। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? मेरी दूसरी टर्म है लाइबिलिटी। पता है लाइबिलिटी भी लोगों को कहा जाता है, पर्सन्स। कौन से पर्सन्स बताओ, तुम मुझे बता सकते हो? FIR से उल्टा क्या होएगा? FIP, फ्यूचर आई हैव टू पे। हर वो बंदा जिसको मैंने पैसे देने हैं, वो पर्सन मेरे लिए क्या है? एक लाइबिलिटी। डू आई मेक सेंस? FIR, FIP। और लाइबिलिटी को अगर आप हिंदी में कहो तो क्या आप हिंदी में इसको एक बोझ कह सकते हो? ये हमारे ऊपर एक बोझ है क्योंकि हमने इसको क्या करना है? पे करना है। दीज आर द फर्स्ट टू टर्म्स, वेरी इजी। FIR, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात यह है, हर वो बंदा जिसको फ्यूचर में आई हैव टू पे, वो बंदा मेरी लाइबिलिटी है। हर वो बंदा जिससे मैंने पैसे लेने, फ्यूचर आई हैव टू रिसीव, वो बंदा मेरे लिए क्या है? एक एसेट। बाकी एसेट के दो मतलब और हैं, कैश एंड वैल्यूएबल। ये दोनों मतलब तो बहुत इजी थे। आगे चलो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें आगे चलने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से समझना। देयर इज अ कॉन्सेप्ट समथिंग कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आओ देखते हैं कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है। टोटल कितनी टर्म्स थी? 6 में से भी आपने कितनी करी है? 2। क्या क्या? एसेट एंड लायबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट आपको तीसरी टर्म सिखाएगा, थर्ड टर्म सिखाएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मान लो ये एक बंदा है और ये है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मतलब दुकानदार। और ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में क्या चल रहा है? बिजनेस। वो है दुकानदार और ये है दुकान। सही है? सबसे पहली बात आज के बाद याद कर लो, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, जैसे ये एक जीता जागता बंदा नजर आ रहा है आपको, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, बट आज के बाद आप इसको भी क्या मानोगे? एक लिविंग पर्सन। सबसे पहली बात ये ध्यान रखने वाली है, जीता जागता बंदा मानो। तो मैंने पहली बात क्या बोली? बिजनेस इज अ लिविंग पर्सन। सबसे पहली बात मैंने क्या बोली? बिजनेस एक जीता जागता बंदा है, ठीक है? तो मुझे बताओ फिर इस चार्ट में कितने बंदे हैं? 2। एक कौन है? बिजनेसमैन, और दूसरा कौन है? बिजनेस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, तुमने खुद ही एग्री किया कि अब इस चार्ट में 2 बंदे, तो मैं क्या ये मैं कह सकता हूं कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर हाउ मेनी पर्सन्स? दे आर 2 डिफरेंट पर्सन्स। बोलो कोई प्रॉब्लम है मेरी बात में? पहली बात मैंने क्या सीखी? बिजनेस इज अ लिविंग पर्सन। दूसरी बात मैंने क्या सीखी? बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर 2 डिफरेंट पर्सन्स। हो गए 2 बंदे खड़े। चलो ठीक है। अब इस बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है? अब इस बिजनेस कुछ प्रॉब्लम है? इस बिजनेस बार बार उसमें नहीं। अब इस बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है? इस बिजनेस की शुरुआत होती है जब बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करें। इस बिजनेस की शुरुआत होगी जब ये बंदा इस बंदे में कुछ पैसे इन्वेस्ट करे। बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सपोज 10 लाख रुपए लगाए। अकाउंट्स की भाषा में इसको पता है क्या कहा जाता है? कैपिटल। और ये बनी मेरी तीसरी टर्म। फर्स्ट टर्म क्या थी बताना? एसेट्स। उसके कितने मतलब थे? 3। पहला क्या? बोलो बोलो। कैश। दूसरा वैल्यूएबल्स। तीसरा डेटर। डेटर का शॉर्ट फॉर्म बोलो। FIR, हर वो बंदा जिससे फ्यूचर में आई हैव टू रिसीव मनी। दूसरी टर्म क्या थी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को हिंदी में बोझ बोलते हैं, और वैसे शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? FIP, हर वो बंदा जिसको फ्यूचर में आई हैव टू पे मनी। यहां तक ठीक है? मैंने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, मैंने कहा ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस है, और ये 2 अलग अलग बंदे हैं, वो भी एक जीता जागता आदमी मान के चलो। मैंने कहा ये बंदा जो इस बंदे में पैसा लगाता है, तभी इस बंदे की शुरुआत होती है। इस पैसे को अकाउंट्स की भाषा में क्या कहा जाता है? कैपिटल।
ये मेरी तीसरी टर्म बन गई. सो बिजनेस इज अ लिविंग पर्सन, बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन. तीसरी बात, द स्टार्ट इन्वेस्टमेंट I found this on the web. given by businessman to whom is called what? Is called capital. All right, 3 टर्म्स हो गए, 3 बातें हो गई. चलो मेरे को एक बात बताओ, अकाउंट्स में आप प्रेजेंट देखते हो कि फ्यूचर देखते हो? तो अभी मैं प्रेजेंट में किसने किसको पैसा दिया? बिजनेसमैन ने बिजनेस को, बट मैं प्रेजेंट तो देखूंगा नहीं. अब इस बंदे ने अपना फ्यूचर देखना शुरू किया. इस बंदे ने इस बंदे को 10 लाख रुपए दिए. ये बंदा क्या कहेगा? फ्यूचर में आई हैव टू पे. आज के दिन ये बंदा इस बंदे को पैसे दे रहा है, तो ये बंदा क्या कहेगा? फ्यूचर में आई हैव टू पे. पे टू होम? बिजनेसमैन. कितने रुपए? 10 लाख रुपए. इस 10 लाख रुपए को एक तो आप लोगों ने क्या कहा था? कैपिटल. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मतलब ये 10 लाख रुपए बिजनेस के सिर पे एक बोझ बन चुका है? शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो FIP, फ्यूचर आई हैव टू पे बैक टू द बिजनेसमैन. ये बोल रहा है ऐसा. तो बोझ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी. सही बोल रहा हूं मैं? तो पहली बात क्या सीखी थी? बिजनेस इज अ लिविंग पर्सन. दूसरी बात क्या सीखी थी? बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन. तीसरी बात क्या सीखी? द स्टार्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज गिवन बाय द बिजनेसमैन टू बिजनेस, इसको अकाउंट्स की भाषा में क्या कहा जाता है? कैपिटल. चौथी बात, कैपिटल इज एन एसेट और अ लाइबिलिटी. कैपिटल इज अ लाइबिलिटी. किसके सिर पे लाइबिलिटी है ये? कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑन द हेड ऑफ बिजनेस, बिकॉज बिजनेस हैज टू पे. पे टू whom? कब? इन फ्यूचर. हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है. अगर वो बंदा कह रहा है फ्यूचर आई हैव टू पे टू द बिजनेसमैन, FIP, ये बंदा क्या कहेगा? फ्यूचर में आई हैव टू रिसीव. सही बोल रहा हूं? FIR. सही बोल रहा हूं? कितने रुपए यार? 10 लाख रुपए. अकाउंट्स की भाषा में एक तो इसको मैंने क्या कहा था? कैपिटल. दूसरा, अगर तुम इसके नजरिए से देखते हो तो ये FIR का मतलब एसेट या लाइबिलिटी? एसेट. तो ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई. वही कैपिटल लाइबिलिटी भी है और वही कैपिटल एसेट भी है. बेटा क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है. अगर इसके नजर से देखते हो तो कैपिटल एक बोझ है, फ्यूचर आई हैव टू पे. अगर इसके नजर से देखते हो तो कैपिटल एक एसेट है, फ्यूचर आई हैव टू रिसीव. अलग अलग नजरियों की बात है. उसके नजर से कैपिटल लाइबिलिटी है, इसकी नजरिए से कैपिटल एक एसेट है. क्या समझ आ गई बात मेरी? पर बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताओ मुझे, तुम अकाउंट्स इन दोनों में से किसके बना रहे हो? तुम बिजनेसमैन के अकाउंट्स बनाते हो या बिजनेस के अकाउंट्स? प्रॉफिट्स किसका निकलेगा? बिजनेस का. तो अकाउंट्स भी किसके बन रहे हैं? बिजनेस के बन रहे हैं. आज के बाद एक बात गांठ बांध के रख लो, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स जो भी देखते हैं वो बिजनेस के नजरिए से देखते हैं. इसीलिए कैपिटल को आप हमेशा क्या कहोगे? लाइबिलिटी कहोगे. आप कुछ भी इसके नजरिए से नहीं देखोगे, इसीलिए आप कैपिटल को कभी भी एसेट नहीं कहोगे. ऑल्दो इसके नजरिए से कैपिटल एक एसेट है, बट इसके नजर से हमें कुछ भी नहीं देखना. हमें जो देखना है किसके नजर से देखना है? बिजनेस के नजर से देखना है. तो मुझे एक एक करके बताओ मैंने क्या क्या सिखाया. पहली बात, बिजनेस इज अ लिविंग पर्सन. बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन. याद हो गया? स्टार्ट इन्वेस्टमेंट गिवन बाय द बिजनेसमैन टू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. चौथी बात, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी. किसके सिर पे लाइबिलिटी है वो? ऑन द हेड ऑफ बिजनेस, बिकॉज बिजनेस हैज टू पे बैक टू द बिजनेसमैन इन फ्यूचर. बोलो मेरी बात समझ आती? इसके नजरिए से वही कैपिटल FIR है, बट हम इसका नजरिया यूज नहीं करेंगे. हम किसका नजरिया यूज करेंगे? बिजनेस का. तो आखिरी बात सिखा रहा हूं, ऑलवेज यूज द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस एंड इग्नोर द व्यू पॉइंट ऑफ, बोलो यार, ignore the viewpoint of businessman. Always use the viewpoint of business and ignore the viewpoint of businessman. Hence, capital is an asset or a liability? Capital is a liability permanently. आज के बाद हमेशा के लिए कैपिटल को आप
लाइबिलिटी ही कहोगे, कभी भी इसके नजर का इस्तेमाल नहीं किया जाए। इज इट ऑल राइट? कितनी टर्म्स हो गई? 3। पहला क्या था? एसेट। दूसरी क्या थी? लाइबिलिटी। तीसरा क्या है? कैपिटल। ओके, कम टू द रजिस्टर नाउ। अपने रजिस्टर का फर्स्ट पेज निकालो, थोड़ा सा हम लिखना शुरू करते हैं, जितना हमने समझा है उसको लिखते हैं। मान लो ये आपके रजिस्टर का पूरा फुल पेज है। ओके, तो स्टार्टिंग की जो 7 लाइन्स है, एक बार देख लो मैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूँ इस पेज का। स्टार्टिंग की जो 6 लाइन्स या 7 लाइन्स आप इस तरह से बना लोगे, बीच में एक पार्टीशन बना के। फिर उसके बाद आप 6 to 7 लाइन्स प्लेन रखोगे, कोई पार्टीशन नहीं बनाओगे। उसके बाद फिर बचे हुए पोर्शन में फिर से पार्टीशन बना दो, लाइक दिस अपने पेज। सो हमने फर्स्ट टर्म क्या सीखा था वो मैं यहां पर लिखता हूं, समथिंग कॉल्ड एसेट्स। इस जगह लिख लो। एसेट्स के मैंने कितने मतलब बताए? पहला मतलब क्या है? मतलब पैसा, मतलब नोट और कॉइन्स। एसेट्स का दूसरा मतलब मैंने क्या बताया? वैल्यूएबल्स। कोई भी चीज जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? वैल्यूएबल्स। एसेट्स का तीसरा और आखिरी मतलब क्या बताया मैंने? डेटर। डेटर कौन होते हैं? डेटर उन पर्सन्स को कहा जाता है जिनसे फ्यूचर में आई हैव टू रिसीव। हर वो बंदा जिससे मैंने पैसे लेने। ठीक है, ये समझा हुआ अच्छी तरीके से? ठीक है, दूसरी टर्म क्या थी मुझे बताओ? लाइबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? लाइबिलिटी को हिंदी में एक बोझ कहते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म अगर ये था FIR, हर वो बंदा जिससे फ्यूचर में आई हैव टू रिसीव मनी, तो लाइबिलिटी उन लोगों को कहा जाता है जिनको फ्यूचर में आई हैव टू पे मनी। फुल फॉर्म तो लिखने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा कि फुल फॉर्म लिखूं? हर वो बंदा जिससे फ्यूचर में आई हैव टू रिसीव, हर वो बंदा जिसको फ्यूचर में आई हैव टू पे मनी। अच्छा, तीसरी टर्म क्या बताई मैंने वो यहां लिखना। तीसरी टर्म क्या बताई मैंने? कैपिटल। कैपिटल को समझाने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट का सहारा लिया। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसके सहारे से मैंने कैपिटल समझाया। तो कैपिटल को समझने के लिए यहां पर मैंने किसको रखा था? बिजनेस मैन। यहां पर कौन था? बिजनेस। सबसे पहले इस बिजनेस की 2 आंखें बना देना, इसकी मत बनाना आंखें। क्यों, ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे व्यू पॉइंट किसका इस्तेमाल करना है? बिजनेस का। तो पहली बात सीख रहे हो, पहली बात क्या सिखाई थी याद है आपको? बिजनेस इज अ, याद है बातें? पहली बात सिखाई थी बिजनेस इज अ लिविंग पर्सन। पहली बात सीखी थी हमने, बिजनेस इज अ लिविंग पर्सन। लिख रहे हो? दूसरी बात क्या सीखी? बिजनेस मैन एंड बिजनेस आर 2 डिफरेंट पर्सन्स। इनको मिक्स मत करना आपस में। तीसरी बात क्या सीखी? द स्टार्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज गिवन बाय, द स्टार्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज गिवन बाय बिजनेसमैन टू बिजनेस कितने रुपए का था? इसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो तीसरी बात, द स्टार्ट इन्वेस्टमेंट गिवन बाय businessman to business is capital. The start investment given by businessman to business is capital. ठीक है, ये भी हो गया। पर ये तो प्रेजेंट की बात हो गई ना। पर अकाउंट्स में हम प्रेजेंट देखते हैं या नहीं देखते? नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? फ्यूचर देखते हैं। तो मुझे बताओ, ये बिजनेस क्या कहना शुरू कर देगा? ये बिजनेस कहेगा फ्यूचर में आई हैव टू
रिसीव और आई हैव टू पे। कितने रुपए? किसको पे करने? टू द बिजनेसमैन। अकाउंट्स की भाषा में एक तो मैंने इसको क्या कहा था? कैपिटल। और ये कैपिटल इसके सिर पे एक एफ आई पी बन चुका है। एफ आई पी मतलब एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है? तो पहली बात क्या सीखी मैंने, बताओ? बिजनेस इज अ लिविंग पर्सन। दूसरी बात क्या सीखी? बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन। तीसरी बात क्या सीखी? द स्टार्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज गिवन बाय द बिजनेसमैन टू बिजनेस इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल। क्लियर है बिल्कुल? चौथी बात क्या सीखी? कैपिटल इज एन एसेट और अ लाइबिलिटी? बोलो ईशान। कैपिटल समझ नहीं आया? कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। किसके सिर पे लाइबिलिटी? ऑन द हेड ऑफ बिजनेस, बिकॉज business has to pay back to whom? When? In future. So business is a living person. Businessman and business are two different persons. The start investment given by the businessman to business is called capital. Capital is a liability on the head of business because business has to pay to the businessman in future. Any confusion still here? If this person is saying future I have to pay, what this person will say? फ्यूचर में आई हैव टू रिसीव। शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो कितने रुपए? 10 लाख। ये 10 लाख रुपए को एक तो मैंने क्या कहा था बेटा, प्रेजेंटेशन में जैसी दे रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखना। और ये कैपिटल क्या बन गया अगर इसके नजर से देखो तो? एसेट। एसेट क्योंकि एफ आई आर है, बट हमें कुछ भी इसके नजर से नहीं देखना। एक क्रॉस मार देना ऐसे आईज की निशान मार के, इतना लिख लो, फिर मैं आगे लिखता हूं। Okay. So business is a living person. Businessman and business are two different persons. Start investment given by the businessman to business is capital. Capital is a liability on the head of business because business has to pay back to the businessman in future. Okay. उसके नजर से देखोगे तो it is an asset. But I have to ignore the viewpoint of businessman and use the viewpoint of business. Therefore capital को आज के बाद तुम permanently asset कहोगे या liability? Liability. तो पांचवी और आखिरी बात, ignore the viewpoint. किसका viewpoint? Of the businessman and take the viewpoint of hence capital is asset or liability? Hence capital is a liability. मैंने 3 टर्म्स समझा दी, एक कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया। बस अभी मैं क्वेश्चन पे जाने वाला हूं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आगे चलो। अच्छा मेरे को बताओ, चौथी टर्म सिखाऊं? 3 टर्म सीख ली, चौथी टर्म सिखाऊं? इतना लिख के अपने रजिस्टर्स को पीछे रख दो एक बार। और बिल्कुल देखो प्रेजेंटेशन सेम होनी चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख रहे हो बिल्कुल। आई विल सी द रजिस्टर्स इन द एंड। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एज इट इज प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये एरो बड़े ध्यान से मार्क करना, देख लो कि पैसा कहां से कहां फ्लो कर रहा है। करो स्टार्ट बेटा। फोर्थ टर्म है समथिंग कॉल्ड ड्राइंग्स। क्या है? ड्राइंग्स। ठीक है। अब ये कौन था? लिखना बंद कर दो बिल्कुल। ये कौन था? बिजनेसमैन। ध्यान से समझना, ये कौन था? और इसी की नजर से देख रहे हो जो देख रहे हो, उसकी तो मैं आईज ही नहीं बना रहा। ठीक है। बिजनेस के सिर पे कैपिटल नाम की लाइबिलिटी थी ना? कितने रुपए की लाइबिलिटी थी? 10 लाख रुपए की। किसको ये बिजनेस ने पे करना था? किसको पे करना था? टू द बिजनेसमैन। एक दिन बिजनेसमैन को पैसों की जरूरत पड़ी, तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को जाके बोला कि बिजनेस तूने मेरे 2 लाख रुपए, तूने मेरे 10 लाख रुपए देने। तो बिजनेस कहता हाँ मैंने तेरे को 10 लाख रुपए देने।
तो बिजनेसमैन ने कहा मुझे 2 लाख रुपयों की बहुत जरूरत है, दे दे। तो बिजनेस ने कहा ठीक है, तेरे 10 लाख जो मेरे पास पड़े हैं उसमें से मैं 2 लाख तुझे वापस कर देता हूं। जब ये बंदा इस बंदे को पैसा देता है तो उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। जब ये बंदा इस बंदे के पैसे वापस कर देता है, कितने रुपए वापस करे? 2 लाख रुपए। तो उसको क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग्स। What is capital? The money invested by the businessman in the business. What is drawings? The money returned back by the business to the businessman. जब ये बंदा इस बंदे के पैसे वापस कर दे तो उसको अकाउंट्स की भाषा में ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अभी ये सब तो हम लिखेंगे, अभी लिखना मत कुछ, मेरी बात समझो पहले ध्यान से। अब ये बिजनेस कह रहा है ठीक है यार, तू 2 लाख रुपए ले तो जा, मैं दे रहा हूं तुझे, तेरे पैसे पड़े हैं, दे दूंगा, ले जा, ले जाए, पर जाते जाते हिसाब करके जा। तो बिजनेसमैन कहता है कैसा हिसाब? चलो दिखाते हैं कैसा हिसाब। बिजनेसमैन ने बिजनेस को कितने रुपए दिए थे? 10 लाख। बिजनेस के सिर पे कैपिटल एक बोझ बन गया था, कितने रुपए का? 10 लाख का। अब बिजनेस ने बिजनेसमैन को कितने वापस कर दिए? 2 लाख। तो बिजनेस कह रहा है बेटा मैंने तेरे को कितने देने थे? 10 लाख। मैंने तुझे कितने दे दिए? 2 लाख। अब कितने बाकी रह गए? 8 लाख। तो इसने कहा बेटा हिसाब यह है कि जो कैपिटल का पैसा होता है ना, कैपिटल का पैसा मतलब जो पैसा इसने इसको दिया उसमें से माइनस कर दो जो पैसा इसने इसको वापस किया। समझ पा रहे हो? तो कहता बेटा हिसाब कुछ ऐसा है कि इस कैपिटल में से हमेशा क्या माइनस हो जाती है? ड्रॉइंग्स। क्योंकि ये पैसे वापस कर दिए गए तो बोझ बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। तो 2 लाख रुपए माइनस कर दो तो कितना बोझ बचा? 8 लाख रुपए। इस 8 लाख रुपए को अकाउंट्स की भाषा में कहा जाता है रिमेनिंग कैपिटल। क्या कहा जाता है? रिमेनिंग कैपिटल। और ये कैपिटल क्या है? एक लाइबिलिटी। अब कितने का बोझ बचा? 8 लाख। चलो अब तुम्हें फिर से स्टोरी सुनाता हूं। जब ये बंदा इस बंदे को पैसे दे उसको कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल से इसके सिर पे जो बोझ है वो बढ़ जाता है। सही बोल रहा हूं? और जब ये बंदा इस बंदे को पैसे वापस कर दे उसको अकाउंट्स की भाषा में ड्राइंग्स कहते हैं। और जब ड्राइंग्स होती है तो बिजनेस के सिर पे जो बोझ है वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है। इजी है? बिल्कुल क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूं? ओके, तो ये अपने पास जरा बनाना ड्राइंग्स, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम प्रेजेंटेशन बनाना। इसी पेज पे, इसी पेज पे ये सेम प्रेजेंटेशन बना पाओगे? शिवम तुम्हारा अगर अभी कंप्लीट नहीं होता तो इसकी फोटो खींच लेना, फिर मुझे कंप्लीट करके दिखाना। ये समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा हुआ है? बिजनेस के सिर पे कैपिटल नाम की लाइबिलिटी 10 लाख थी, ड्राइंग्स माइनस हो गए 2 लाख, तो रिमेनिंग कैपिटल कितना बचा? 8 लाख। इसको नोट कर लीजिए। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो प्लीज पॉज करके नोट करिएगा। सो अगर मेरे को बताओ नाउ व्हाट इज कैपिटल, आप यहां लिख सकते हो द मनी इन्वेस्टेड बाय businessman in the business is called what? Capital। सही है? और यहां पे क्या लिखोगे? द मनी इन्वेस्टेड या रिटर्न्ड? रिटर्न्ड बाय बिजनेस टू द, इसको क्या कहते हैं हम? ड्राइंग्स। लिख लो। वैसे टेक्निकल डेफिनेशंस नहीं है बट मेन अंडरस्टैंडिंग यही है। The money invested by businessman in business is capital. The money returned by business to the businessman is drawings. हो गया? पूरा पेज कंप्लीट है? ओके, अब मैं आपको ना 2 मिनट दे रहा हूँ। मैंने जितना लिखवाया है इसको एक बार अच्छे से रीड आउट करो। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो,
फिर मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा। देखो ज़रा इस पेज को अच्छे से एक बार देखो। तो ये आपने रीड कर लिया होगा, आगे चलते हैं। चलो अब मेरे साथ एक बात समझो, अब 2 मिनट फिर से लिखना नहीं। ये कौन था? बिजनेस, और हम व्यू पॉइंट भी इसी का इस्तेमाल कर रहे थे। इज इट ऑल राइट? जो देखना है इसी के व्यू पॉइंट से देखना। इस बिजनेस को सबसे पहले पैसा कौन देता है? अभी डिस्कस किया था। बिजनेसमैन ने बिजनेस को कितने रुपए दिए थे? 10 लाख। इसको अकाउंट्स की भाषा में हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। सही कह रहा हूं ना? ठीक है। इस चार्ट में कितने बंदे हैं? 2। एक कौन है? बिजनेसमैन, और एक कौन है? बिजनेस। ठीक है। पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना 25 लाख रुपए चाहिए। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को शुरू करने के लिए सिर्फ कितने रुपए दिए? 10 लाख। टोटल कितने चाहिए? 25 लाख। तो भी 15 लाख की कमी पड़ रही है। ये 15 लाख ये बिजनेस कहां से लेकर आएगा? ये बिजनेस जाएगा किसके पास? एक बैंक, और इस बैंक से क्या लेकर आ जाएगा? 15 लाख रुपए का, बोलो, लोन। ये तो कॉमन सेंस है। 15 लाख रुपए का लोन लेकर आ जाएगा। ठीक है। अब इस चार्ट में कितने बंदे हैं? अब इस चार्ट में कितने बंदे हैं मुझे बताओ। अब इस चार्ट में कितने बंदे हैं? एक है बिजनेसमैन, एक है बिजनेस, और तीसरा बंदा कौन आ गया? बैंक। बिजनेसमैन ने बिजनेस को कितने रुपए दिए? 10 लाख। बैंक ने बिजनेस को कितने रुपए दिए? 15 लाख। टोटल बिजनेस के पास कितने इकट्ठे हो गए? 25 लाख। पर ये तो किसकी बात हो गई? प्रेजेंट की। पर अकाउंट्स में हम प्रेजेंट नहीं देखते हैं, हम क्या देखेंगे? फ्यूचर। तो बिजनेस ने यहां से अपना फ्यूचर देखना शुरू किया, तो क्या कहेगा? फ्यूचर आई हैव टू पे टू द बिजनेसमैन। समझ आती है बात? कितने रुपए? 10 लाख रुपीस। तो दुखी हो गया, कह रहा मेरे सिर पे बोझ पड़ गया, मेरे सिर पे लाइबिलिटी आ गई। कितने रुपए की लाइबिलिटी आ गई? 10 लाख रुपए। और जब बिजनेस ने यहां भी अपना फ्यूचर देखा, तो उसने क्या कहा? फ्यूचर आई हैव टू पे। पे टू होम? बैंक। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कितने रुपए? 15 लाख। तो ये कहेगा मेरे सिर पे एक बोझ और पड़ गया, एक लाइबिलिटी मेरे सिर पे और आ गई। सही है। उस बंदे ने इस बंदे को पैसा दिया, इस बंदे ने इस बंदे को पैसा दिया, बोझ तो सारा इसके ऊपर पड़ गया। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हो? सर लोन और कैपिटल में कुछ खास फर्क नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। लोन और कैपिटल में बस इतना सा फर्क है कि लोन कौन देता है? आउटसाइडर। बैंक एक आउटसाइडर है। और कैपिटल कौन देता है? ओनर। दोनों ही बिजनेस के सिर पे बोझ बन जाते हैं। बस इतना ही फर्क है कि वो आउटसाइडर देता है या ओनर देता है, और दोनों ही बिजनेस के सिर पे एफआईपी बन जाते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। तो बिजनेस ने 15 लाख रुपए बैंक को पे करने, 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए बिजनेसमैन को पे करने। ये भी बिजनेस के सिर पे लायबिलिटी, ये भी बिजनेस के सिर पे लायबिलिटी। पर ये पैसा बिजनेस ने फ्यूचर में किसी आउटसाइडर को पे करना है, इसीलिए इसको हम कौन सी लायबिलिटी कहेंगे? आउटसाइडर लायबिलिटी। और ये पैसा बिजनेस ने फ्यूचर में ओनर को पे करना है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? ओनर लायबिलिटी। तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस के सिर पे 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज क्या क्या है? किसी भी बिजनेस के सिर पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। एक वो पैसा जो बिजनेस ने फ्यूचर में आउटसाइडर को पे करना है, और एक वो पैसा जो बिजनेस ने फ्यूचर में किसको पे करना है? ओनर को पे करना है। क्या यहां तक क्लियर है? अगर इस ओनर लायबिलिटी को मैं एक वर्ड में कहूं तो पता मैं सिंपली क्या कह दूंगा? कैपिटल। एक वर्ड में ओनर लायबिलिटी को तुम क्या कह सकते हो? कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के सिर पे एक बोझ है, वो बोझ जो बिजनेस ने ओनर को पे करना है। बोलो बात समझ आती है? और अगर आउटसाइडर लायबिलिटी को अगर तुम एक वर्ड में कहो ना, पता सिर्फ क्या वर्ड यूज करोगे? लायबिलिटी। कभी भी क्वेश्चंस में सिर्फ लायबिलिटी वर्ड यूज हुआ हुआ मिल जाए तो तुम उसको कौन सी लायबिलिटी मानोगे? आउटसाइडर लायबिलिटी। और कभी भी क्वेश्चंस में तुम्हें कैपिटल वर्ड यूज हुआ हुआ मिल जाए तो तुम उसको कौन सी लायबिलिटी मानोगे? ओनर लायबिलिटी। है दोनों ही बिजनेस के सिर पे क्या? लायबिलिटी। बोलो बात समझ आती है? कोई कंफ्यूजन है? नोट डाउन कर लो, ये चार्ट बना लो। कुछ पूछना है? अब नहीं? बिल्कुल क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है ना। इसने पैसा दिया, इसने पैसा दिया,
दोनों ने पैसे दिए, दोनों बिजनेस के सिर पे बोझ है। वो पैसा बिजनेस ने किसको पे करना है? ओनर को। वो पैसा बिजनेस ने किसको पे करना है? आउटसाइड। जो भी देखना है किसके व्यू पॉइंट से देखना है? बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखना। इज इट ऑल राइट? तो किसी भी बिजनेस के सिर पे दो तरह की लाइबिलिटीज होती है, आउटसाइडर लाइबिलिटी, ओनर लाइबिलिटी। ये पैसा बिजनेस ने फ्यूचर में आउटसाइडर को पे बैक करना है, ये पैसा बिजनेस ने फ्यूचर में ओनर को पे बैक करना है। तो जरा मेरे साथ आप इस पेज पे वापस आ जाओ और देखो, मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ा था, आपने भी पक्का छोड़ा हुआ होगा। किसी भी बिजनेस में एसेट्स के कितने मतलब होते हैं? 3। पहला मतलब क्या होता है? कैश। दूसरा वैल्यूएबल। तीसरा डेटर, यानी FIR। किसी भी बिजनेस में कितने प्रकार की लाइबिलिटीज होती हैं? 2। 3 तरह के एसेट्स और 2 तरह की लाइबिलिटी। पता है वो दोनों तरह की लाइबिलिटी कौन सी है? एक मिनट इधर देखो। FIP टू होम? आउटसाइडर। बोलो यार। एक हो गया FIP टू द आउटसाइड, और दूसरा फ्यूचर आई हैव टू पे टू होम? टू द बिजनेस मैन। इसको वन वर्ड में सिर्फ हम क्या कह देते हैं? लाइबिलिटी। और इसको वन वर्ड में हम सिर्फ क्या कह देते हैं? कैपिटल। पर याद रहे, फ्यूचर आई पे किसके व्यू पॉइंट से? सब कुछ किसके नजर से देख रहे हो? बिजनेस के नजर से देख रहे हो। सोचने की जरूरत तो नहीं पड़ रही, समझ आ रहा है? वॉट एवर यू आर सीइंग इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, ये देखो यहां लिखा था, वॉट एवर यू आर सीइंग इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। ये FIP किसके व्यू पॉइंट से? दोनों बिजनेस के व्यू पॉइंट से। तो इसीलिए मैंने यहां पर जरूर एक चीज लिख दी कि जो भी देखना है बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखना है। किसी भी बिजनेस के सिर पे 2 तरह के बोझ होते हैं, एक लाइबिलिटी और एक कैपिटल। एनी कंफ्यूजन? नोट डाउन कर लो। इस चार्ट को कंप्लीट करो, पीछे जाके इस चार्ट को कंप्लीट करो। करो कंटिन्यू। चेंज कर दो पेज। ओके, अब मैं एक चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूं, समथिंग कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशंस। फ्रेश पेज पे हेडिंग डालना है, अकाउंटिंग इक्वेशंस। ये चैप्टर का नाम है। कुछ फिगर्स में घुसना शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस, सुनो ध्यान से। ये चैप्टर ये समझाता है कि किसी भी बिजनेस में जितने भी टोटल एसेट्स होते हैं, उतनी ही उस बिजनेस में टोटल लाइबिलिटी होती है। सर इस बात का क्या प्रूफ है? पर अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम खुद कहोगे सर ये बात सच है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा वेट करना। तुम खुद कहोगे कि यस सर ये तो होना ही होना है कि किसी भी बिजनेस में जितने टोटल एसेट्स होंगे उतनी टोटल लाइबिलिटीज। बट इस बात को एग्री करने के लिए, मैं एग्री करवाऊंगा नहीं, तुम खुद एग्री करोगे। इस बात को एग्री करने के लिए तुम्हें लगभग अभी 10 मिनट लगेंगे, तो उतना पेशेंस रखना। तो किसी भी बिजनेस में जितने टोटल एसेट्स होते हैं उतनी टोटल लाइबिलिटी होती है। एक बार इसको याद कर लो। और बिजनेस में लाइबिलिटीज कितने तरह की होती है? अभी सीखा था हमने, 2 तरह की। सारी बातें किसके व्यू पॉइंट से कर रहे हो? बिजनेस के व्यू पॉइंट से। जो पहले तरह की लाइबिलिटी है उसको हम कौन सी लाइबिलिटी कहते हैं? वो पैसा जो हमने फ्यूचर में किसको पे करना है? आउटसाइड। हम मतलब कौन? बिजनेस या बिजनेसमैन? बिजनेस। जो देखना बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखना। तो किसी भी बिजनेस के ऊपर 2 तरह की लाइबिलिटीज होती है, एक होती है FIP टू द आउटसाइडर और एक होती है FIP टू द बिजनेसमैन। फ्यूचर आई हैव टू पे टू द बिजनेसमैन। हु एम आई हियर? आई एम बिजनेस। इज इट ऑल राइट? आगे देख, दिस बिकम्स इक्वल टू द एसेट्स। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के 2 पार्ट हो गए, एक जो पैसा बिजनेस ने फ्यूचर में आउटसाइडर को पे करना है, एक जो पैसा बिजनेस ने बिजनेसमैन को पे करना है। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। आई कैन आल्सो से एसेट इज इक्वल टू फ्यूचर आई पे टू आउटसाइडर प्लस फ्यूचर आई पे टू बिजनेसमैन। अगर इसको वन वर्ड में कहोगे तो क्या तुम सिंपली लाइबिलिटी कह सकते हो?
और इसको वन वर्ड में कहोगे तो क्या तुम सिंपली कह सकते हो कैपिटल? तो क्या तुम कह सकते हो कि फॉर्मूला क्या बना? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। मेन चीज जो मेरी प्रूव करने के लिए रह गई वो ये रह गई कि सर बस ये बता दो ये टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी बराबर होते क्यों है। ये मैं अभी थोड़ी देर में प्रूव कर दूंगा, आप इसको लिखो एक बार। इतना क्लियर हो गया? अगर आप इस बात को मान लो कि टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी बराबर होते हैं, फिर ये तो आपको पता ही है इसके दो पार्ट्स होते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि अगर एसेट के बराबर है तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बस ये चीज अभी हम थोड़ी देर में प्रूव कर लेंगे। एक बार नोट डाउन कर लो। जल्दी करना, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं प्लीज पॉज करके नोट कर लेना। तो हम आगे देखते हैं। देखो फ्रेश पेज एक निकालो। आपका पेज कुछ इस तरीके का होगा रजिस्टर्स पे, है ना? ऐसा ही पेज होता है। अब मैं जो चीज जहां लिखूंगा वहीं लिखते जाना। यहां पे लिखना, ये वाला जो जगह होती है जहां आप डेट लिखते हो, शायद इस जगह पे लिखना कि हमें जो भी देखना है किसके व्यू पॉइंट से देखना है। Who am I? Who am I? Who am I? Business. Is it all right? ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, 2 मिनट बाद लिखना। इधर देखो, मैंने भी बोला एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लेफ्ट साइड पे हमने क्या रखा था? एसेट्स। बता दो मुझे एसेट्स के कितने मतलब होते हैं? कैश, वैल्यूएबल्स, डेटर का शॉर्ट फॉर्म बोलना FIR, फ्यूचर आई रिसीव, हर वो बंदा जिससे मैंने पैसे लेने। तो पता है टोटल। सो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एसेट्स था। मैंने कहा किसी भी बिजनेस में जितना टोटल एसेट्स होता है उतनी ही टोटल लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी आपको पता है दो तरह की होती है। एक कौन सी? FIP टू द आउटसाइडर, और एक होती है कौन सी? FIP टू द बिजनेसमैन। इसको वन वर्ड में हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। इसको वन वर्ड में हम क्या कहते हैं? कैपिटल। अभी कुछ लिखना नहीं है, आप मेरे साथ समझते जाओ। आपको मैं कुछ ट्रांजैक्शंस करवानी स्टार्ट कर रहा हूं, अभी लिखना नहीं। रजिस्टर्स रख दो, पीछे रख दो, अभी थोड़ी देर के लिए रख दो, उसको साइड रख दो, अभी बस समझते जाओ मेरे साथ। आपको जो कुछ भी देखना है किसके व्यू पॉइंट से देखना है मुझे बताओ? बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखना है, सही है? चलो मैं आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन दे रहा हूं। मेरी पहली ट्रांजैक्शन है राम started business with cash investment of ₹10 lakhs। मेरी बात सुनो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आप जो भी देखोगे बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखोगे, और बिजनेस के व्यू पॉइंट से आप अपने आप से 5 सवाल पूछोगे। कितने सवाल? 5। मैं कौन हूं? बिजनेस। सबसे पहला सवाल पूछोगे मेरे पास कैश कितना है, पैसा कितना है। दूसरा सवाल पूछोगे मेरे पास वैल्यूएबल्स क्या क्या है। तीसरा सवाल ये पूछोगे मैंने किस किस से पैसे लेने हैं। चौथा सवाल आप इन इक्वेशंस में ये पूछोगे मैंने किससे आउटसाइडर को कितने देने हैं। और पांचवा सवाल आप अपने आप से पूछोगे कि मैंने बिजनेसमैन को कितने देने। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है? राम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 lakhs। इस ट्रांजैक्शन में किसने किसको पैसा दिया? राम क्या बना? राम इज द बिजनेसमैन। किसने किसको पैसा दिया? बिजनेसमैन ने बिजनेस को कितने रुपए दिए? 10 लाख। अब ये इक्वेशन किसके व्यू पॉइंट से बनेगी? बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनेगी। अब बिजनेस के व्यू पॉइंट से मैं आपसे एक एक करके 5 सवाल पूछने शुरू कर रहा हूं। बिजनेसमैन ने बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए, ठीक है। मेरा पहला सवाल किसके व्यू पॉइंट से? बिजनेस के व्यू पॉइंट से। बिजनेस के पास कैश आया या गया? आया। तो मैं यहां पर लिख दूं, अभी लिखना मत आप लोग, कैश इज इक्वल टू 10 लाख। कैश मतलब पैसा। बिजनेस के पास कैश आया, कितना कैश आया? 10 लाख रुपीस आया। इज इट ऑल राइट? अगला सवाल, अगला सवाल, टोटल कितने सवाल पूछने? 5। दूसरा सवाल, क्या बिजनेस के पास कोई वैल्यूएबल है?
कोई बिल्डिंग, कोई मशीन, कोई फर्नीचर, इस लाइन को पढ़ के देखो, कोई वैल्यूएबल है? बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर कुछ नहीं है। बिजनेसमैन ने बिजनेस को 10 लाख रुपया कैश दिया, सही बोल रहा हूं? तो बिजनेस के पास कैश 10 लाख आया, बिजनेस के पास कोई वैल्यूएबल नहीं है। अगला सवाल, तीसरा सवाल, क्या बिजनेस ने किसी से पैसे लेने हैं? फ्यूचर आई रिसीव। बेटा बिजनेस ने तो उल्टे पैसे देने हैं, FIR या FIP? FIP। तो बिजनेसमैन ने आज की डेट पे बिजनेस को 10 लाख रुपया दिया। पहला सवाल, बिजनेस के पास कैश आया, आपने 10 लाख लिख दिया। बिजनेस के पास फिलहाल कोई बिल्डिंग, मशीन वगैरह नहीं है, क्रॉस लगा दिया। बिजनेस ने फिलहाल किसी से पैसे लेने भी नहीं, कोई ऐसा बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 10 लाख। कोई कंफ्यूजन है? लेफ्ट साइड के 3 सवाल हो गए। अब राइट साइड के कितने सवाल हैं? 2। किसके व्यू पॉइंट्स हैं? क्या बिजनेस ने ये 10 लाख रुपए किसी आउटसाइडर को देने? नहीं, ये 10 लाख रुपए बिजनेस। चौथा सवाल क्या था? FIP टू द आउटसाइडर। किसके व्यू पॉइंट से सोच रहे हो? बिजनेस। बिजनेस ने किसी आउटसाइडर को कुछ नहीं देना। आखिरी सवाल, ये 10 लाख रुपए बिजनेस ने फ्यूचर में किसको पे करना है? बिजनेसमैन को। तो यहां पे 10 लाख रुपए लिख दिए। देखो आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गई। एनी कंफ्यूजन? टोटल कितने सवाल पूछोगे? 5। और किसके व्यू पॉइंट से पूछोगे? बिजनेस के व्यू पॉइंट से पूछोगे। ठीक है, मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं। यहां तक ठीक है? ये मेरी पहली इक्वेशन बन के तैयार हो गई। मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं। पता है क्या किया? आई परचेस्ड। अब बिजनेस शुरू किया है तो उसको शुरू करने के लिए एक बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी और ये बिल्डिंग आई कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। अब फिर अपने आप से कितने सवाल पूछोगे? 5 सवाल पूछोगे। लेफ्ट साइड के 3 सवाल और राइट साइड के 2 सवाल, और सारे किसके व्यू पॉइंट से? बिजनेस के व्यू पॉइंट से। सारे किसके व्यू पॉइंट से? बिजनेस के व्यू पॉइंट से, राइट? मेरे को एक बात बताओ, 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी, क्या बिल्डिंग मुफ्त की आती है? नहीं। पहला सवाल, मेरे पास कैश कितना था? जब भी हम अगली इक्वेशन बनाएंगे हम पिछली को चेंज करते जाएंगे। मेरे पास कैश कितना था? 10 लाख। क्या ये बिल्डिंग मुफ्त की आई? तो पैसा आया या गया? गया। तो कैश बढ़ा या कम हुआ? कितना कम हुआ? 2 लाख। तो कितना कैश था मेरे पास? 10 लाख। अब कितना कैश बचा? 8 लाख। कोई कंफ्यूजन है? जब भी अगली इक्वेशन बनाओ पिछली को उठा के चेंज कर दो। तो कैश टिक लगा दो, कैश का काम खत्म। अगला किसको चेकआउट करना है? पिछली इक्वेशन में देखो, क्या मेरे पास कोई वैल्यूएबल था? पिछली इक्वेशन में तो कोई वैल्यूएबल नहीं था। क्या अब कोई वैल्यूएबल मेरे पास आया? क्या आया? बिल्डिंग आई है। तो कैश 2 लाख घट गया और वैल्यूएबल 2 लाख बढ़ गया, और इस वैल्यूएबल का नाम क्या है? बिल्डिंग। और कितने रुपए का वैल्यूएबल है? 2 लाख रुपीस का। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? चलो आगे। कितने सवाल हो गए? 2। टोटल कितने पूछने? 5। और किसके नजर से पूछने? बिजनेस के नजर। पहला सवाल था कैश, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, तो मैं कौन हूं? बिजनेस। वो कैश मेरा 10 से 8 पे चला गया। वैल्यूएबल मेरे पास था नहीं, अब मेरे पास 2 लाख का वैल्यूएबल है। मेरा अगला सवाल, क्या मैंने किसी से पैसे लेने हैं? पिछली इक्वेशन देखो, क्या मैंने किसी से पैसे लेने थे? कोई मोहन, रोहन, सोहन, किसी से पैसे नहीं लेने थे। और अभी भी ऐसा कोई बंदा तो एग्जिस्ट नहीं करता जिससे मैंने पैसे लेने हो। ऑलराइट, लेफ्ट साइड का टोटल कितना हो गया? देखो, इसमें 2 लाख रुपए घटे, इसमें 2 लाख रुपए बढ़े, तो नेट इफेक्ट, नेट चेंज कितना आया? 0। अगर इसमें 2 लाख घट गया, इसमें 2 लाख बढ़ गया, तो नेट चेंज कितना आया? 0। तो पिछला टोटल 10 लाख था, अभी भी टोटल क्या है? 10 लाख। वो तो दिख भी रहा हमें, 8 + 2 10। अच्छा, दूसरी बात मेरी सुनो ना, इस ट्रांजैक्शन में बेसिकली हुआ क्या? ये जो कैश है ये किस पे कन्वर्ट हो गया? बिल्डिंग पे, वैल्यूएबल पे कन्वर्ट। कोई डाउट्स है? कितने सवाल हो गए? 3। लेफ्ट साइड के 3 सवाल हो गए। चलो देखते हैं, पहली इक्वेशन में किसने किसको पैसा दिया था? बिजनेसमैन ने बिजनेस को कितने रुपए दिए थे? 10 लाख। मैंने उस समय पूछा था बिजनेस के पास, इसके व्यू पॉइंट से देखो, बिजनेस के पास कैश आया या गया? आपने कहा कैश आया, आपने कैश 10 लाख लिख दिया। मैंने पूछा क्या कोई वैल्यूएबल है बेटा? तुमने कहा नहीं। मैंने पूछा क्या बेटा मैंने किसी से पैसे लेने? नहीं। तो टोटल बना 10 लाख। अगला सवाल पूछा बेटा क्या मैंने किसी आउटसाइडर को पैसा देना? नहीं। अगला सवाल मैंने पूछा कि क्या मैंने बिजनेसमैन को कुछ देना? आपने कहा हाँ। मैंने कहा कितने देने? 10 लाख। चलो बात खत्म, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर। अगली इक्वेशन में मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने कहा बेटा कैश कितना था? 10।
मैंने कहा अब कितना बचा, आपने कहा 8 बचा, क्योंकि 2 लाख रुपए बिल्डिंग के लिए हमने पे कर दिए। मैंने पूछा आपके पास वैल्यूएबल में कुछ था, आपने कहा नहीं। मैंने कहा अब है, आपने कहा हाँ। मैंने वैल्यूएबल 2 लाख से बढ़ा दिया बिल्डिंग। क्या मैंने किसी से पैसे लेने थे? नहीं। क्या मैंने अब किसी से पैसे लेने? नहीं। टोटल 10 लाख। राइट, लेफ्ट साइड डन, राइट साइड। पिछली क्वेश्चन देखो, क्या मैंने किसी आउटसाइडर को, मोहन, रोहन, सोहन, किसी को पे करने थे? नहीं। क्या अब मैंने किसी को पे करने? नहीं। मैंने तो पैसे दे के बिल्डिंग खरीदा, मैंने किसी को पैसा अब देना नहीं। चलो आगे, प्लस पिछली क्वेश्चन देखो, पिछली क्वेश्चन पे हमेशा नजर रखना। FIP टू द बिजनेसमैन, किसके व्यू पॉइंट से बात कर रहे हो? बिजनेस। मैंने बिजनेस ने बिजनेसमैन को कितने रुपए वापस करने थे? 10 लाख रुपए। क्या इस 10 लाख रुपए में से मैंने अभी तक उस बेचारे को कुछ वापस करे? नहीं। तो मैंने अभी भी बिजनेसमैन को कितने पे करने? 10 लाख। समझ आई बात मेरी? तो लेफ्ट साइड राइट साइड फिर से क्या हो गए? इक्वल। चलो आगे देखते हैं, अगली इक्वेशन देखते हैं। कंटिन्यू करूं? कुछ कुछ समझ आने लगा? चलो अगली इक्वेशन देखते हैं। थर्ड। अब थर्ड बनाओगे तो किसको चेंज करोगे? सेकंड को। हमेशा पिछली इक्वेशन को चेंज करते जाओ, पिछली इक्वेशन को देख देख के करते जाओगे तो गलत होएगा ही नहीं। अब मैंने खरीदी बेटा एक मशीन, क्या मशीन मुफ्त की आएगी? और ये मशीन आई 1 लाख रुपए की। चलो ठीक है। लेफ्ट साइड के 3 सवाल, राइट के साइड के 2 सवाल, और मैं कौन हूं? बिजनेस। मेरा तुमसे सबसे पहला सवाल है, कैश आया या गया? एक मशीन खरीदी है मैंने, कैश आया या गया? मुफ्त की तो आएगी नहीं मशीन, जिससे खरीदोगे उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो कैश बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। कितना कम हुआ? 1 लाख। तुम अपने कॉमन सेंस से जवाब दे पा रहे हो? अकाउंट्स इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। बताओ, कैश जाएगा, मैं तुम्हें बस डायरेक्ट करते रहूंगा कि तुम्हें अपने आप से, पूरे साल में यही डायरेक्ट करते रहूंगा कि तुम्हें अपने आप से पूछना क्या क्या। मेरा पहला सवाल है तुमसे, कैश। मैंने कहा अब पिछली क्वेश्चन में देखो, मेरे पास कितना कैश था? 8 लाख। 1 लाख और चला गया, कितना कैश बचा? 7 लाख। अब नहीं बिल्कुल क्लियर है? अगला सवाल, मेरे पास वैल्यूएबल्स में क्या था बेटा? बिल्डिंग। वो तो अभी भी है, फेक थोड़ी थी, वो तो अभी भी है। कितनी? 2 लाख। मेरा अगला सवाल, क्या कोई और वैल्यूएबल है? क्या खरीद लिया? मशीन। तो मतलब वैल्यूएबल 1 लाख से और बढ़ गया। तो अब मेरे पास एक वैल्यूएबल नहीं है, अब मेरे पास कितने वैल्यूएबल है? 2 वैल्यूएबल है। तो ये देखो तुम्हारे पास वैल्यूएबल एक और आ गया। कोई दिक्कत है? चलो तीसरा सवाल, पिछली क्वेश्चन देखो, क्या मैंने किसी से पैसे लेने थे? नहीं। क्या मैंने अब किसी से पैसे लेने? सवाल ही नहीं पैदा होता। टोटल क्या बना? 7 and 2 9 and 1। टोटल अभी भी 10 लाख कैसे रह गया? क्योंकि यहां पे 1 लाख कम हुए और यहां पर 1 लाख बढ़ गए, नेट इफेक्ट क्या रहा? 0। तो पिछला टोटल जो था वही नया टोटल है। हो गए लेफ्ट साइड के 3 सवाल। अब राइट साइड के कितने सवाल पूछोगे अपने आप से? 2 सवाल। चलो राइट साइड के 2 सवाल मुझे बताओ। एक क्या है? FIP टू द आउटसाइडर। चलो मुझे बताओ, क्या मैंने किसी आउटसाइडर को पे करना था? कोई मोहन, रोहन, सोहन? नहीं, अभी भी नहीं पे करना। मैंने बिजनेसमैन को कितने पे करने थे? 10 लाख। अभी भी कितने पे करने हैं? क्योंकि मैंने इस बेचारे को तो अभी तक कुछ भी वापस नहीं किया। जब वापस करूंगा तभी तो ये कम होएगा। चलो अब एक मैं तुम्हें एनालिसिस दिखाता हूं। यहां तक क्लियर है बिल्कुल? देखते पहले 3 इक्वेशंस की एनालिसिस क्या है। ये देखो, ये पहली इक्वेशन थी। टोटल कितने सवाल है? 5। लेफ्ट साइड 3, राइट साइड 2। पहली इक्वेशन में क्या हुआ था? किसने किसको पैसा दिया था? बिजनेसमैन ने बिजनेस को 10 लाख रुपए। ठीक है, तो हमने यहां पर कैश लिखा। अब बताओ मुझे, जो हमने यहां पर कैश लिखा, अब दूसरे एंगल से सोचना। जो हमने यहां पर कैश लिखा, जो भी कुछ यहां पर होता है, अच्छी अच्छी चीजें, एसेट्स आर गुड थिंग्स, जो भी कुछ यहां पर होता है वो या तो इसका होता है या फिर इसका। अब मुझे ये बताओ, ये कैश 10 लाख रुपए जो बिजनेस को मिले थे, वो किसके थे? आउटसाइडर के थे या बिजनेसमैन के थे? बिजनेसमैन के। तो ये इससे कनेक्ट हो गया। आगे देखते हैं अगली इक्वेशन में क्या हुआ। अगली इक्वेशन में इसी कैश से एक मिनट, अगली इक्वेशन में इसी कैश से मैंने क्या खरीद लिया? एक बिल्डिंग। पहले कैश 10 था, वो किसका था? बिजनेसमैन का। अब उसी कैश से एक बिल्डिंग खरीद ली, तो ये दोनों ही किसके हो गए? बिजनेसमैन के, क्योंकि इसी के पैसों से खरीदे। बोलो बात समझ आती है? अगली इक्वेशन देखो, अगली इक्वेशन में क्या किया? एक मशीन खरीदी।
बताओ पहली इक्वेशन में कैश कितना आया था 10, दूसरी इक्वेशन में 2 लाख की बिल्डिंग आ गई, तो 8 का कैश 2 की बिल्डिंग, दोनों ही बिजनेसमैन के हो गए। अब अगली इक्वेशन में एक मशीन खरीद लिया, वो उसी कैश से खरीदा जो किसने दिए थे, बिजनेसमैन ने। समझ पा रहे हो स्टोरी? तो अब ये 7 लाख कैश, 2 लाख बिल्डिंग, 1 लाख मशीन, ये तीनों ही किसके हो गए, बिजनेसमैन के। तुम देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी होता है वो इन दोनों में से किसी एक का होता है। और मैं तुम्हें एक पॉइंट और करवाऊंगा तो मेरी बात बिल्कुल ही प्रूव हो जाएगी। तो मेरा 4th इक्वेशन है, मैं 4th पॉइंट और करा रहा हूं, इसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। तो देखते हैं, अब मैं 4th इक्वेशन बनाऊंगा तो कौन सी इक्वेशन को चेंज करूंगा, 3rd को। एक सेकंड, तो जरा देखते हैं 4th इक्वेशन। अब की बार मैंने फर्नीचर खरीदा और ये फर्नीचर आया 50,000 रुपए का, और ये फर्नीचर खरीदा मैंने ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। अब की बार मैंने फर्नीचर खरीदा ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, ठीक है। तो मैं एक बात बताता हूं, ट्रांजैक्शंस ना 2 तरह की होती है। कितने तरह की? एक होती है समथिंग कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन, एक होती है समथिंग कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या फर्क है दोनों में? कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है मैंने इमीडिएटली कैश दे दिया, कुछ भी खरीदा मैंने इमीडिएट पेमेंट करी, मैंने कुछ बाद के लिए नहीं छोड़ा, अभी साथ साथ पैसे दिए। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है उधारी की ट्रांजैक्शन, उधार की ट्रांजैक्शन, मतलब कुछ ले तो आया, पैसे अभी दिए नहीं, पैसे कब दूंगा, बाद में दूंगा, बाद में दूंगा। तो 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती है। तो अगर मैं ये देखूं क्या लिखा, परचेज फर्नीचर वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। इस क्रेडिट का मतलब क्या है कि अभी पैसे बाकी है, अभी पैसे मैंने दिए नहीं। सही बोल रहा हूं? अच्छा मेरी एक बात सुनो, क्रेडिट वर्ड के ना 2 मतलब हो सकते हैं, वो तुम्हें हर ट्रांजैक्शन में देखना पड़ेगा। क्रेडिट वर्ड का मतलब या तो हो सकता है फ्यूचर आई रिसीव, या फिर क्रेडिट वर्ड का मतलब हो सकता है फ्यूचर आई हैव टू पे। चलो तो मुझे इस ट्रांजैक्शन में बता सकते हो क्रेडिट वर्ड का क्या मतलब है, फ्यूचर आई रिसीव या फ्यूचर आई पे? क्या मतलब? मैंने क्या किया, फर्नीचर खरीदा, अब कुछ खरीदा उधार पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये कट कर दूं, तो वो अब डिपेंड करेगा, अभी हम देखेंगे आगे ट्रांजैक्शंस आएंगे जिसमें क्रेडिट वर्ड का मतलब होगा फ्यूचर आई रिसीव। बोलो बात, फ्यूचर आई रिसीव। जब हम कुछ बेचेंगे तो फ्यूचर आई रिसीव, पर यहां पर हम कुछ बेच नहीं रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो फ्यूचर आई पे। एम आई टॉकिंग वेरी सिंपल थिंग्स, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। अच्छा तो फिर मेरे को 5 सवाल पूछना शुरू करूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बिजनेस। चलो ठीक है, मेरा पहला सवाल क्या है, कैश। ध्यान से पढ़ लो, मैंने एक फर्नीचर खरीदा 50,000 का, उधार पे खरीदा फ्रॉम मोहन से। सोच समझ के बोलना, कैश आया गया या नो चेंज। परचेज फर्नीचर वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, मतलब पैसे तो मैंने दिए ही नहीं, पैसे तो मैंने अभी दिए ही नहीं, तो कैश विल रिमेन द सेम। कोई कंफ्यूजन है ईशान? पिछली ट्रांजैक्शंस में मैंने पैसे साथ साथ दिए थे इसलिए कैश कम होता जा रहा था। इस ट्रांजैक्शन में इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो पैसे तो अभी मैंने दिया ही नहीं, तो कैश रिमेन्स द सेम। एनी कंफ्यूजन? अगला सवाल ईशान, वैल्यूएबल्स मेरे पास क्या क्या था, बिल्डिंग और मशीन। ईशान अब कोई और वैल्यूएबल क्या? वेरी गुड, बिल्डिंग और मशीन तो मेरे पास पहले से था। ईशान कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्डिंग और मशीन तो मेरे पास पहले से था, अब कोई और वैल्यूएबल बता दो। फर्नीचर, अवनी ठीक है? मतलब वैल्यूएबल्स कितने रुपए से बढ़ गए, 50,000 से? कोई डाउट्स? बिल्कुल क्लियर है। कैश रिमेन्स द सेम क्योंकि मैंने पे ही नहीं करा। वैल्यूएबल बिल्डिंग मशीन, एक और आ गया फर्नीचर। अगला सवाल, डेटर यानी कि FIR, क्या मैंने किसी से पैसे लेने हैं या मैंने किसी को पैसे देने हैं? तो लेने तो किसी से नहीं है, तो लेफ्ट साइड का टोटल अब कितना हो गया, 7 and 2 9 and 1 10। इस बार देखो लेफ्ट साइड का टोटल बढ़ गया, पिछली बार 10 लाख था अब 10.5 लाख हो गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि सिर्फ इसमें कितने बढ़े,
50,000। तो यहां पर लिख दूं मैं इंक्रीज बाय 50,000। कोई डाउट्स है? बिल्कुल क्लियर है। लेफ्ट साइड के 3 सवाल डन। अब कौन से सवाल देखने हैं? राइट साइड के 2 सवाल। अगला चौथा सवाल। क्या है चौथा सवाल? मैं कौन हूं? बिजनेस। FIP टू द आउटसाइडर। क्या मैंने किसी आउटसाइडर को पैसा पे करना? किसको पे करना है? मोहन को। कितना पे करना है? तुम्हारा दिमाग जवाब देने लग गया? मैंने मोहन को कितने रुपए पे करने हैं? 50,000। जस्ट 1 सेकेंड। मैंने मोहन को 50,000 पे करने हैं। तो FIP टू द आउटसाइडर कितना बन गया? 50,000। सही है। प्लस लास्ट सवाल FIP टू द बिजनेसमैन। देखो पिछली इक्वेशन में कोई आउटसाइडर नहीं था, अब एक आउटसाइडर भी पैदा हो गया। पिछली इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने बिजनेसमैन को कितने पे करने थे? 10 लाख। उसको तो अभी भी मैंने कितने पे करने? 10 लाख, क्योंकि उस बेचारे को तो मैंने अभी तक कुछ पे किए ही। ठीक है। तो अब मुझे इसमें से ये बताओ, ये जो अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं, इसमें से क्या किसका है? ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें किसकी हैं? बिजनेसमैन की। ये उसी के पैसों से आई हुई है। और ये किसका है? आउटसाइडर का। तो तुम देखो, तुम्हें साफ दिख रहा है कि किसी भी बिजनेस में जितने टोटल एसेट्स होते हैं उतनी ही टोटल लायबिलिटी। यहां पे जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती है वो या तो इसकी देन होती है या फिर इसकी देन होती है। तो ये दोनों हमारे सिर पे बोझ बनकर बैठे होते हैं। इसीलिए टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। क्या मुझे प्रूव करने की जरूरत है कि समझ आ गया? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक छोटी सी बात बताओ कि इसको एक तुम बुढ़ा आदमी समझ लो, और ये बुढ़े आदमी की प्रॉपर्टी है, और ये उसके क्या हैं? 2 बच्चे। तो बुढ़े आदमी की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो उसके बच्चों के बीच में बंट जाती है। तो ये बुढ़े आदमी की प्रॉपर्टी है 10.5 लाख की। ये इसके बच्चों के बीच में कैसे बटेगी? आउटसाइडर को 50,000 मिल जाएंगे और बिजनेसमैन को 10 लाख। बिल्कुल क्लियर है? कुछ पूछना है ईशान? कंफ्यूज तो नहीं हो? ओके, मेरे साथ लिखना शुरू करो। रजिस्टर्स उठाओ। ये आपके रजिस्टर का पेज था। देखो यहां पर आपने जहां डेट लिखते थे वहां पर आपने क्या लिखा? हम किसका व्यू पॉइंट यूज करेंगे? बिजनेस का। ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या है? एसेट्स के कितने मतलब है? पहला मतलब, दूसरा मतलब, तीसरा मतलब। डेटर का शॉर्ट फॉर्म बोलना। फ्यूचर आई हैव टू रिसीव इज इक्वल टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का शॉर्ट फॉर्म बोलो। FIP टू द आउटसाइडर्स। सही है। प्लस प्लस कैपिटल। कैपिटल यानी कि FIP टू द बिजनेसमैन। सारे सवाल किसके व्यू पॉइंट से? टोटल कितने सवाल है? मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4 और 5। अपने आप से कितने सवाल पूछोगे? 5 सवाल। आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट और इजी? एब्सोल्युटली। इंटरेस्टिंग अकाउंट्स या बोरिंग है? करूं कंटिन्यू? चलो मेरे साथ है ना, यहां पर आप अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो। राम started business with a cash investment of rupees 10 लाख। इसके नीचे छोटा सा यहीं पे मार्क कर लेना, किसने किसको पैसा दिया है? बिजनेसमैन ने बिजनेस को। शुरू करें 5 सवाल। ओके कम ऑन। पहला सवाल, मैं कौन हूं? अब देखो लिखना कैसे, इधर देखो। जो भी लिखना है ये मार्जिन के साथ लिखना, बिल्कुल इस मार्जिन पे नजर रखना। मैं जो मार्जिन के इधर लिख रहा हूँ आप भी इधर लिख देना, जो इधर लिख रहा हूँ इधर लिख देना। बिजनेस के पास कैश आया या गया? कितना कैश आया? 10 लाख। इज इट ऑल राइट? अगला सवाल देखो, मार्जिन के इधर ब्रैकेट बना रहा हूं। क्या बिजनेस के पास कोई वैल्यूएबल है?
फिलहाल तो नहीं। क्या बिजनेस ने किसी से पैसा लेना है? फिलहाल तो नहीं। और ये एसेट्स का इक्वल टू के साइंस एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, फॉर्मेट ध्यान से देखना। और ये लेफ्ट साइड का टोटल कितना हो गया? 10 लाख। सही है? करूँ कंटिन्यू? लिखो, ये लेफ्ट साइड लिखो, जल्दी से जल्दी लिखो बेटा। हैव यू रिटन इट एज इट इज द वे आई हैव रिटन? करूँ कंटिन्यू? 3 सवाल लेफ्ट साइड के हो गए, अब 2 सवाल कौन सी साइड के? राइट साइड। तो चलो मुझे बताओ, क्या मैंने किसी आउटसाइडर को कुछ पे करना है? नहीं। मैं कौन हूं? बिजनेस। ये पैसा तो मैंने किसको पे करना, आउटसाइडर को या बिजनेसमैन को? तो ये देखो, ये देखो, जिस लाइन में यहां टोटलिंग किया ना, उसी लाइन में यहां इक्वल टू डाल के 2 टोटल्स और डाल देना। FIP टू द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को मैंने कितने पे करने? 10 लाख रुपए। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फॉर्मेटिंग ऐसी बनाई है? ओके, आई विल मूव अहेड। चलो आगे। सेकंड इक्वेशन बताओ, तुम्हें याद है क्या थी सेकंड ट्रांजैक्शन? व्हाट वाज द सेकंड ट्रांजैक्शन? परचेज्ड बिल्डिंग। कितने रुपए की खरीदी थी? परचेज्ड बिल्डिंग ₹2 लाख। शुरू करूं? बताओ, मैं कौन हूं? क्या बिल्डिंग मुफ्त की आती है? तो कैश आया या गया? दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब कुछ नहीं लिखा तो हम तो कैश ही मानेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो लिखा हुआ होगा। तो बताओ, कैश आया या गया? पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानते हो इस बात को? तो बताओ मुझे, कैश बढ़ा या कम हुआ? कितना कम हुआ? ये देखो, ये देखो, बिल्कुल ऐसे ही लिखना। कैश इस साइड लिखना, डिक्रीज का एरो, और 2 लाख रुपीस ऐसे। कितना कैश था? अब कितना रह गया? 8 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। वैल्यूएबल बढ़ा या कम हुआ? कितना बढ़ा? पहले तो कोई वैल्यूएबल नहीं था, अब क्या वैल्यूएबल? बिल्डिंग। कितना? 2 लाख। शिवम, तुम्हें भी समझ आ रहा है? आगे देखते हैं। तीसरा सवाल, क्या कोई बंदा है जिससे मैंने पैसे लेने हैं? फिलहाल तो ऐसा कोई बंदा, मोहन, रोहन, सोहन, ईशान, कोई कंफ्यूजन है? तो लेफ्ट साइड का टोटल फिर से कितना बन गया? चलो राइट साइड पे चलो। पिछली क्वेश्चन देखो, क्या मैंने किसी आउटसाइडर को पे करने हैं थे? कोई मोहन, रोहन, सोहन नहीं। क्या अभी पे करने हैं? नहीं। मैंने तो पैसे दे के चीज खरीदी। अवनी ठीक है? आखिरी सवाल अवनी, मैंने बिजनेसमैन को कितने पे करने थे पिछली इक्वेशन के अकॉर्डिंग? 10 लाख। अभी भी कितने पे करने? 10 लाख। आगे चलो। थर्ड इक्वेशन, क्या खरीदा था? परचेज्ड। ये मशीन कितने की आई? बताओगे अवनी? कितने सवाल? 1 2 3 4 5। वेरी सिंपल। किसके व्यू पॉइंट से? बिजनेस। अवनी बताओ, मुफ्त की आई मशीन, कैश आया या गया? बढ़ा या कम हुआ? कितना कम हुआ? यहां पे लिख रहे हो साइड में। कितना कैश था? 8 लाख। अब कितना बचा? 7 लाख। ऑल राइट। ओके ईशान, वैल्यूएबल में मेरे पास पहले से क्या था? वो तो रहा अभी भी। और कोई वैल्यूएबल? मशीन। वैल्यूएबल की कितनी वैल्यू, बिल्डिंग की कितनी वैल्यू थी? 2 लाख। मशीन की कितनी वैल्यू है? 1 लाख।
तो यहां ईशान लिख दो इंक्रीज बाय 1 लाख। अगला सवाल बताना मुझे बेटा, डेटर यानी FIR, क्या मैंने किसी से पैसे लेने? अभी तक तो ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। तो लेफ्ट साइड का टोटल कितना आ गया? 10 लाख से। टोटल सेम क्यों रहा? क्योंकि यहां पे देखना छोटा सा लिखना, नेट इफेक्ट कितना? 0। क्यों? ये 1 लाख घटा और ये 1 लाख बढ़ा, तो टोटल विल रिमेन द सेम। लेफ्ट साइड डन। अब राइट साइड के कितने सवाल? अब नहीं बताओगे क्या मैंने किसी आउटसाइडर को कुछ पे करना? प्लस मैंने बिजनेसमैन को कितने पे करने थे? अभी भी कितने पे करने हैं? क्योंकि इस बेचारे को तो मैंने कुछ भी वापस नहीं किया। कितने पॉइंट्स हो गए? 3। ये तीनों ही चीजें किसकी है? आउटसाइडर की या बिजनेसमैन की? क्योंकि उसी के दिए हुए कैश से ये सब खरीदा गया। चलो चौथी ट्रांजैक्शन, क्या खरीदा था? कैश पे या क्रेडिट पे? कितने रुपए का? याद हो गया क्वेश्चन भी? परचेस्ड फर्नीचर वर्थ ₹50,000 फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। और कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो कैश पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि पैसे का आना जाना नहीं हुआ। और इस क्रेडिट वर्ड के मैंने कितने मतलब बताए थे? एक FIR और एक FIP। एक FIR, कभी कभी क्रेडिट की वजह से हमें पैसा लेना होता है और कभी कभी हमें क्रेडिट की वजह से पैसा देना होता है। इस ट्रांजैक्शन में क्या मतलब है? FIP, क्योंकि हम कुछ खरीद रहे हैं। जब हम कुछ खरीद रहे होते हैं तो क्रेडिट का मतलब होता है FIP। जब कुछ हम बेच रहे होते हैं तो क्रेडिट का मतलब होता है FIR। नहीं समझ आई बात? तो इस ट्रांजैक्शन में ऐसे लिख लेना, क्रेडिट के दो मतलब होते हैं, FIR, FIP, और इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट का मतलब है फ्यूचर आई हैव टू पे। कैश बढ़ा, कम हुआ या नो चेंज? सो कैश विल रिमेन द सेम। जब हमने पैसे दिए ही नहीं तो कैश कैसे चेंज हो जाएगा? कैश मतलब जो घरों में ड्रॉर में भर के रखे होते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैल्यूएबल्स, पिछली इक्वेशन देखो, हमेशा पिछली इक्वेशन देखो। कैश 7 लाख था, 7 लाख रहा। वैल्यूएबल्स में क्या क्या था? बिल्डिंग था, और क्या था? मशीन था। कितने कितने थे ये दोनों? बिल्डिंग था हमारे पास 2 लाख, और बता दो मशीन कितना था हमारे पास? 1 लाख। और कोई वैल्यूएबल था? अब और कोई वैल्यूएबल है? फर्नीचर। पहले तो और कोई नहीं था, अब एक और आ गया। ये वैल्यूएबल में या साइड में लिख रहे हो, साइड वाला कंटेंट भी? वैल्यूएबल में कितने का इंक्रीज आया? 50,000। तो कितना वैल्यूएबल हो गया? 50। तुम अब देख रहे हो, पिछली इक्वेशन में तो डिक्रीज भी आया था, इंक्रीज भी आया था, इसलिए नेट इफेक्ट कितना था? 0। इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज तो आया ही नहीं। आगे देखते हैं, क्या मैंने किसी से पैसा लेना है? मैंने तो उल्टा पैसा देना है ना? तो इधर का टोटल कितना हुआ? 10,50,000। कितने का इंक्रीज है? 50,000 का। एनी कंफ्यूजन? अब एक बात बताऊं तुम्हें, अगर लेफ्ट साइड में 50,000 का इंक्रीज है तो राइट साइड पे भी पक्का 50,000 का इंक्रीज आएगा। एक बार रुको, अगर लेफ्ट साइड पे 50,000 का इंक्रीज है तो राइट साइड पे भी 50,000 का इंक्रीज आएगा कि नहीं आएगा? चलो बताओ, राइट साइड पे ये 50,000 रुपीज किसको दूं मैं? आउटसाइडर को या बिजनेसमैन को? FIP टू द आउटसाइडर। मोहन। बिजनेसमैन कौन था एक बात बताना? बिजनेसमैन का क्या नाम था इस क्वेश्चन में? राम। यहां पे तो वही पैसे आएंगे जो हमने राम को पे करने, बाकी सारे बंदे यहां आएंगे। तो बताओ मोहन को कितना पे करूं मैं? 50,000 फ्यूचर आई हैव टू पे। यहां पे इंक्रीज का साइन डाल दूं और कितना लिख दूं? 50,000। बोलो ठीक है, ये लिखना जरूरी है। तो टोटल कितना बना? 50,000। बिजनेसमैन को मैंने कितने पे करने थे? क्या इसको कुछ पे करे मैंने? तो अभी भी मैंने इसको कितने पे करने? 10 लाख। कोई कंफ्यूजन?
आगे पांचवी ट्रांजैक्शन, अब ये तुम लोग मुझे करवाना, ठीक है? करवा पाओगे? कितने सवाल पूछने अपने आप से? 5 सवाल। तो मेरे को बताओ, मैं अगर कहता हूं पेड टू मोहन, मैंने मोहन को पे कर दिए 20,000। पेड टू मोहन, कितना पे किया मैंने? 20,000। तो अवनी मेरे को बताओ, मैंने पे करा तो कैश बढ़ा या कम हुआ या नो चेंज? कैश कितना था? 7 लाख। आई हैव पेड, तो कैश आया या गया? आई हैव पेड, कैश आया या गया? आई हैव मेड अ पेमेंट, पेड टू मोहन 20,000, कैश आया या गया? नहीं समझ आई बात? हु एम आई? आई हैव पेड टू मोहन, मेरे पास कितना कैश था? 7 लाख। तो कैश बढ़ा या कम हुआ? अगर मैं पेमेंट करूंगा तो कैश बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। तो गलत क्यों बोल रहे थे? पेमेंट करते हो तो कैश आता है या जाता है? नहीं समझ आई बात? यू हैव सम कंफ्यूजन। सो कैश कितना कम हो गया? 20,000। कितना कैश था मेरे पास? 7 लाख। अब कितना कैश है? 6,80,000। एनी कंफ्यूजन? अगला सवाल, मेरे पास वैल्यूएबल्स क्या क्या थे? बिल्डिंग, मशीन और फर्नीचर। बिल्डिंग, मशीन और क्या था यार? फर्नीचर। रिमेन्स था? और कोई वैल्यूएबल तो नहीं है? इस ट्रांजैक्शन को पढ़ लो, और कोई नया वैल्यूएबल नजर आ रहा है? मैंने तो सिंपली मोहन को क्या किया? कुछ पेमेंट किए। तो बताओ मुझे क्या हुआ? कैश कम हो गया, पैसे गए, वैल्यूएबल्स पे कोई असर नहीं है। अब नहीं, अगला सवाल, क्या मैंने किसी से पैसे लेने हैं? अभी तक तो कोई मोनू रोनू सोनू नहीं है जिससे मैंने पैसे लेने। एक बात बताओ, लेफ्ट साइड पे यहाँ 20 का डिक्रीज है, तो ओवरऑल भी सिर्फ 20 का डिक्रीज आएगा। पिछला टोटल कितना था? 10.5 लाख। नया टोटल कितना आना चाहिए? 10,30,000। ऐड भी करके देखोगे तो यही आएगा। अब अगर लेफ्ट साइड में 20,000 कम हुआ है तो राइट साइड में भी 20,000 कम होएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, FIP टू द आउटसाइडर। ईशान तुम्हारी बारी है। मोहन, इसको मैंने कितने पे करने थे? कितने रुपए का बोझ था मेरे सिर पे? कितने पे कर दिए? तो बढ़ा या कम हुआ बोझ? कितना बोझ कम हो गया? अब कितना बोझ बचा? अब नहीं अग्री करते हो इस बात से? तो मैंने कितने पे करने आउटसाइडर को? 30,000। इज इट ऑल राइट? प्लस लास्ट पॉइंट, FIP टू द बिजनेसमैन। कितने पे करने थे मैंने बिजनेसमैन को? जब इसको पे करा तो इसमें से कम हो गया, अभी इसको तो कुछ भी नहीं पे किया। दिस विल रिमेन द सेम। मैच कर गई लेफ्ट साइड राइट साइड? ऑल राइट। सो इसी पे मेरा फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। हम इसको भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे, आप अभी नेक्स्ट में भी बैठोगे साथ में। ऑल राइट। कोई डाउट्स है? कुछ पूछना है? नो सर।